Hello friends, welcome to English Career Master. Today's topic is very special because we will learn how to talk about daily use sentences in English. आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत खास होने वाला है, यूनिक होने वाला है। आज मैं बात करूँगा कि डेली यूज सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इस चीज़ को मैं डेप्थ में समझाऊंगा। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहता हूँ कि भाई क्लास काफ़ी समय बाद हुई है। अब आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि भाई हमने 30 क्लासेस का जो प्रॉमिस लिया है उसको पूरा करेंगे हम, ठीक है। डेली क्लासेस आएंगी। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं अपने। देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मैं इनको ट्रांसलेट करके आपको बिल्कुल नहीं दिखाने वाला। कैसे? ट्रांसलेशन नहीं करेंगे हम इसका, क्योंकि ट्रांसलेशन करने के लिए तो और काफ़ी सारे टीचर्स हैं, बुक्स हैं जो ट्रांसलेट कर रहे हैं। हमें ट्रांसलेट नहीं करना। और लैंग्वेज को, ये लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है, ये लैंग्वेज है भाई। और लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करके नहीं सीख सकते लैंग्वेज को आप। देखिए, ये पहला सेंटेंस है हमारा कि कुछ नया सीखते हैं। अब सीधा सीधा देखो, जो आप जानते हैं, जो आपकी नॉलेज है, जो जिनको ज़्यादा नहीं पता है उनको केवल इतना पता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लर्न का मतलब वो सीधा सीधा क्या जानते हैं कि लर्न का मतलब उन्होंने सीखा है, सीखना होता है, सॉरी, सीखना। अच्छा, एक बात बताओ, लर्न का ये मतलब जानने से कि लर्न का मतलब सीखना होता है, क्या आपको कोई फीलिंग हो रही कि भाई लर्न का एक्चुअल मतलब क्या होता है? कि लर्न आप इस तरीके से मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये तो रटना हो गया भाई, ये तो सीधा सीधा ट्रांसलेट करना हो गया। लेकिन मैं आपको इस तरीके से नहीं बताने वाला। देखिए, मैं एक एक वर्ड को आपको फील कराऊंगा कि भाई इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है, तब जाके इंग्लिश को समझा जाता है। जब तक समझ में नहीं आने की, तब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाने के, क्योंकि वो तो रट्टे की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तक तो आप, ठीक है। तो लर्न का एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ सीखिए। लर्न का एक्चुअल जो मतलब होता है, ये देखिए। अब मेरे मेथड से आ जाइए, मैं यूनिक क्या बता सकता हूँ आपको। देखिए, नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस, तीनों चीज़ों को मिलकर के, जब तीनों चीज़ें मिलती हैं तब जा कर के लर्न कंप्लीट होता है, लर्निंग तब होता है, ठीक है, लर्न तब होता है। अब ये तीनों चीज़ें जब तक आपको फील नहीं होने की, तीनों चीज़ें नहीं आने की, तब तक आप लर्निंग कह नहीं सकते, लर्न कह नहीं सकते। देखो, कोई भी चीज़ होती है जब आप सीखते हो तो उसमें तीनों चीज़ें का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। उसके बारे में नॉलेज है आपको, स्किल, एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में, बैड या गुड, दोनों तरह के, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस हो सकता है। किसी भी लर्निंग को, किसी यानी कि किसी भी चीज़ को, स्किल को सीखने के लिए इन तीनों चीज़ों का यूज होता है, तब जाके लर्न कंप्लीट होता है। देखिए, लर्न का अगर आप हिंदी में मतलब जानना चाह रहे हैं, डेफिनेशन जानना चाह रहे हैं, तो देखिए, जब तुम्हारे अंदर कोई नई चीज़ आ जाती है तो इसे कहते हैं लर्न। यानी कि जो पहले नहीं था अब है, ये है लर्न, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है जैसे ये हमने दिया हुआ है कि कुछ नया सीखते हैं, तो लर्न समथिंग न्यू। इसके और भी एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। अब लर्न को जब भी आप देखोगे तो उस चीज़ को फील करो कि इसमें, यानी कि इसके बारे में मुझे, जिस भी स्किल या किसी भी चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है, उसकी वो स्किल आती है मेरे को, उसकी नॉलेज है ना, उसका एक्सपीरियंस हुआ है मेरे को, एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस जब हुआ है कंप्लीट या हो रहा है, ठीक है, तब जाकर के लर्न होता है। ऐसे नहीं होता है, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लर्न है। अब इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बताऊं, अच्छा, बच्चा चलना सीखता है, एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है भाई। चलो इसको इसको बनाइए आप, बच्चा चलना सीखता है। अब बताइए, अब लर्न का मतलब आपको फील होना चाहिए कि नॉलेज, देखो ये रियलिटी है, बच्चा चलना सीखता है, बच्चे के पास में, बच्चे ने अब नॉलेज है कि भाई किस तरीके से हम उसका हाथ पकड़ते हैं, किस तरीके से, वो सभी चीज़ें स्किल होगी। और जी एक्सपीरियंस हुआ, गिरना उठना, ठीक है, दोबारा फिर
प्रयास किया उसने। तो ये सभी चीज़ें मिल करके तब जाके बच्चा सीखता है। चलो इसको बनाइए। तो बच्चा सीखता है तो किस तरीके से बनाएंगे? अ बेबी लर्न्स जी टू वॉक, किस तरीके से बनाएंगे? तो ये कंप्लीट सेंटेंस। अब समझ में आया कि भाई लर्न का क्या मतलब है। बच्चे ने क्या किया, नॉलेज है उसके पास में जितनी भी है थोड़ी बहुत ही, बच्चे के सेंस में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको स्किल आ गई चलने की, और एक्सपीरियंस हुआ उसको गिरा उठना, अच्छा बुरा और अच्छा यानी कि गुड और बैड दोनों तरह के एक्सपीरियंस हुए उसे, या एक तरह का भी हो सकता है। तो जिस तरीके से भी यानी कि होता है कोई काम करने में एक्सपीरियंस, यानी कि वो ये सब होने के बाद में तब जाके लर्न हुआ है। ठीक है, तब जाके सीखा है बच्चा। अब लर्न का खाली मतलब सीखना, सीखने से, आने से, रट्टा मारने से और सेंटेंसेस नहीं आप बना सकते। अब देखो और सेंटेंसेस, अगर मैं एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपसे, कि जैसे यही है सिंपल कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। क्या कहा? मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ये यहाँ पर देखो पॉज करके अगर आप इसको बना सकते हैं तो बनाइए, वरना देखिए यहाँ पर इस किस तरीके से बनाया जा सकता है इसको। तो ये काम प्रोसेस में है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, प्रोसेस में है ना, तो प्रोसेस के लिए हम एम का यूज़ करते हैं। देखो वो टॉपिक बाय टॉपिक हो जाएगा कि भाई इसके बारे में भी डिटेल में बता दिया। तो इस तरीके से हम लर्न लर्निंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। थोड़ा हमारा पेन आज काम नहीं कर रहा है तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे। आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके लिए। तो लर्न का यानी कि आपको मतलब समझ में आया। वो टेंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर एक्शन में आईएनजी होता है, कहाँ पर सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, वो चीज़ अलग है। कहाँ पर एस से है एस, वो चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो भाई लर्न का एक्चुअल मतलब समझ में आया। तीनों चीज़ों का मिल करके तब जाके लर्न बनता है, न कि इसका एक वर्ड आप ये लर्न का मतलब सीखना केवल यही रट लें, इससे आपको फीलिंग नहीं आएगी कि लर्न का एक्चुअल मतलब होता क्या है। लर्न तभी होता है जब बंदे को किसी को नॉलेज होती है, स्किल और एक्सपीरियंस तीनों चीज़ें मिल करके तब जाके कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है, तब होता है लर्न। तो इस तरीके से हम लर्न के बारे में काफ़ी कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब जैसे लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं यानी कि तीनों कहने का भाव क्या है, फीलिंग क्या है, यानी कि उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, स्किल सीखते हैं वो, और एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि ये कुछ नया करने के लिए। ठीक है, तो इसका भाव ये है, इसकी फीलिंग ये है। तो इस तरीके से हम लर्न का एक्चुअल मतलब ये सीखते हैं, और इसी तरीके से आपको एक एक वर्ड को रियलाइज होना करना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ है। अपने आप पर यकीन रखो। यकीन के लिए आपके माइंड में आ रहा है कि भाई बिलीव का मतलब होता है यकीन करना। ठीक है, आपने ऐसा पढ़ा है कि भाई इसका मतलब यकीन करना यानी कि विश्वास करना होता है, विश्वास करना, यकीन करना, विश्वास करना, आपने ये सुना है। ठीक है, ये चीज़ ट्रांसलेट हो गई। ठीक है, ये चीज़ हिंदी ने हमें यहाँ पर हेल्प की हमारी कि हमने, लेकिन खाली इससे काम नहीं चलने वाला। बिलीव का इतने तक हम, जब तक हम एक्चुअल मतलब इसको फील नहीं करेंगे इस शब्द को यानी कि बिलीव को, तब तक के ऐसे ऐसे मल्टीपल सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो चलिए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। बिलीव का मतलब होता है बिना प्रूफ की किसी चीज़ को या किसी बात को सच मान लेना। क्या होता है? बिना प्रूफ के, बिना प्रूफ के किसी बात को सच मान लेना। किसी बात को सच मान लेना। अब देखो, एक पिता कहता है कि मेरा बेटा दरोगा बनेगा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा नौकरी करेगा, मेरा बेटा बिजनेसमैन बनेगा।
तो ये क्या है, ये एक बिलीव है, ठीक है। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, ये मेरा बिलीव है, इस तरीके से कहते हैं ना। क्या कोई एविडेंस यानी कि कोई प्रूफ है इस चीज़ का कि मेरा बेटा दरोगा बनेगा? एविडेंस तो नहीं है ना इस चीज़ का, है कोई? नहीं है भाई। तो ये चीज़ें जितनी भी होती हैं ये बिलीव है। तो इस चीज़ को, इस फीलिंग को बिलीव कहते हैं, ठीक है। तो बिलीव का एक्चुअल मतलब ये है, न कि विश्वास करना, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया आपने। तो इस तरीके से जब आपको रियलाइज़ हुआ कि बिलीव का मतलब अच्छा ये होता है, तब जाके काम चलता है। अब देखो, अब सेंटेंस बना सकते हैं हम। अब मैं आपको एक दो सेंटेंसेस इससे अलग भी दिखाता हूँ। देखो, अपने आप पर यानी कि योर सेल्फ, ये तो सिंपल है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर यकीन रखो। अब और सेंटेंसेस बताता हूँ आपको, इनके माध्यम से भी आपको अच्छी तरीके से बिलीव शब्द समझ में आ जाएगा, बिलीव वर्ड समझेंगे आप। देखो, मुझे भरोसा है तुम कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, कोई एविडेंस तो है नहीं, तो बिलीव समझ में आ गया। ये बात बताने की तो होती नहीं कि भाई बार बार आप यही चीज़ बताएंगे, आपको फील करना होता है कि बिलीव का मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो आई बिलीव यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एग्जाम्पल मिल गया आपको। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल होगा, और मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं हम। और एक बात बताऊं मैं आपको भाई, रियली एक एक शब्द पे मैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बात कर सकता हूँ, केवल एक शब्द पे, एक वर्ड पे, कोई भी वर्ड पकड़ के उस पर मैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा उस पर लेक्चर दे सकता हूँ कि इसका मतलब इस तरीके से ये है, इसके एग्जाम्पल ये हैं, इसका कंसेप्ट ये है, इसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, उसके रियल लाइफ से जुड़े एग्जाम्पल। इस तरीके से मैं एक एक टॉपिक पर एक एक घंटा बोल सकता हूँ, एक एक घंटा आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो फील करना होता है, इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं करना होता है, ठीक है। हिंदी की हेल्प लेंगे हम, लेनी पड़ेगी हिंदी की हेल्प, ठीक है। हम लोग हिंदी जानते हैं भाई, तो इसलिए हमें हिंदी की, हम पंजाबी जानते तो पंजाबी की हेल्प लेनी पड़ती। तो इस तरीके से हमने इस दो शब्द को देखा है अभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। एक शब्द यहाँ पर आया है नीड। अब आप नीड का मतलब अगर चाहेंगे कि इसका मतलब चाहिए होता है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये चीज़ तो गलत है भाई। ये तो फिर ट्रांसलेट हो गया, ये रटना हो गया। नीड का जो मतलब होता है वो होता है ज़रूरत। अब वो कैसे ज़रूरत? अब जिस चीज़ के बिना काम नहीं चल रहा है वही तो ज़रूरत होती है। थोड़ा ब्रीफ में ही, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको ऐसा महसूस हो कि भाई इसके बिना काम नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर हम नीड का यूज़ करते हैं। तो आई नीड योर हेल्प, यानी कि मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे इतनी ज़रूरत है आपकी, तो आई नीड योर हेल्प। तो हम इस तरीके से नीड का हम यूज करते हैं। तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, सेंटेंस पे। मुझे पढ़ना होगा, मुझे पढ़ना होगा। अब यहाँ पर हैव टू का हमने यूज़ किया है, ठीक है। हैव का नहीं यहाँ पे खाली यूज हुआ, हैव टू का। अब आप कुछ कहते हैं कि भाई हैव टू का यूज होता है, जो आप जानते हैं या कुछ लोग पढ़ाते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ना है, ना होगा, ठीक है, कि भाई उनके यहाँ पर ना है या नी है या ना होगा, इस तरीके से आता है, उनको हम हैव टू से बनाते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट भी गलत है, ठीक है। अब सही क्या है, सही देखिए। हैव टू का हम यूज करते हैं जब भी आपको कंपल्सन कंपल्सन बताना हो, यानी कि कंपल्सन कहते हैं मजबूरी, आपको मजबूरी बतानी हो, तब आप हैव टू का यूज़ करेंगे। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो वो खुश होके नहीं कर रहे, वो मजबूरी करा रही है, आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है आपको। कितनी देर लगेगी किसी काम को, यानी कि देखो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है, मैंने बताया आपसे। देखो कितना समय लगेगा, वो टाइम जानना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग, देखो यहाँ पर हिंदी में तो ये भी हो सकता है, कितनी देर, कितना समय, ठीक है, वो हो सकता है, कितना टाइम,
कितना वक्त, ये चीज़ नहीं है। यानी कि वो ड्यूरेशन कितनी है, वो चीज़ वो जानना चाह रहे हैं हम, वो यानी कि वो टाइम जानना चाह रहे हैं, वो कितना समय लगेगा उस चीज़ में। ठीक है, जैसे कुछ भी आप कह सकते कहते हो कि भाई इस काम में कितना टाइम लग जाएगा आपको, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, उस सेंस में बोला जाता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा है, ये कब बोला जाता है सेंटेंस, हाउ डू आई लुक। आप इस तरीके से बोलोगे तो ट्रांसलेट हो जाएगा भाई ये, इसका मतलब इसको कब बोला जाता है, इस सेंटेंस को इस तरीके से हम कब बोलेंगे, कब कहेंगे ऐसा कि हाउ डू आई लुक। सीधी बात है कि इस सेंटेंस को हम इस तब बोलते हैं, देखो जब हम कोई शर्ट या कोई टी शर्ट या कोई पैंट या कोई शूज़, कुछ भी चीज़ पहनते हैं या कुछ भी चीज़ हमने, तो उस सेंस में हम बोलते हैं कि भाई कैसा लग रहा है ये मुझ पर, यानी कि कैसा जच रहा है, कैसा मैं कैसा लग रहा हूँ ये पहनने के बाद में, कोई वॉच कोई मोबाइल कैसा लग रहा है, तो यानी कि मैं कैसा लग रहा हूँ ये चीज़ जानना चाह रही है, हाउ डू आई लुक। तो उस सेंस में यूज करते हैं ना कि एग्जैक्ट ट्रांसलेट आप करें इस चीज़ को। अच्छा एक चीज़ है, देखिए यहाँ पर एक एक कहावत है, अब करो इसको ट्रांसलेट, देयर इज अ सेइंग। अब आप कहेंगे सेइंग, अब से का तो मतलब क्या होता है, कहना होता है, तो इसको ट्रांसलेट आपके बताइए, इसको अगर आप ट्रांसलेट करें, ऐसे नहीं होने का। देखो ये सही है कि से का मतलब कहना होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने देखा है कि भाई सेइंग, तो सेइंग का अपने आप में ही मतलब कहावत होता है, देयर इज ए सेइंग, तो सेइंग अपने आप में एक वर्ड अलग है, इसका मतलब कहावत होता है। देखो इस पर मैंने एक एग्जांपल और दिया है, क्या कहावत है, वो कहावत जानना चाह रहे हैं ना, व्हाट इज द सेइंग, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आया। गेट का एक मतलब होता है पाना, बेसिक मतलब जो उसका होता है पाना, यानी कि मिलना, कोई चीज़ मिलना। तो यहाँ पर इस सेंस में देखो गेट का हैव, कोई चीज़ मिल गई, यानी कि कोई काम हो गया, कंप्लीट हो गया ना काम। आई हैव गॉट अ जॉब, गेट की सेकंड फॉर्म देखो, गेट, गॉट और गॉट, गोटन भी होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश इंग्लिश को सीखते हैं ना हम, तो इसी तरीके से तो थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये वाली है भाई ये, तो गोट, तो यहाँ पर गोट आ गया, आई हैव गोट यानी कि मुझे जॉब मिल गई, यहाँ पे गोट का मतलब जो है यहाँ पर मिलना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट, टाइम पर पहुँच जाना। अब देखो गेट देयर ऑन टाइम, समय पर आप जानते हैं कि ऑन टाइम। अब यहाँ पर कहेंगे कि आपने तो गेट का मतलब बताया था कि पहुँचना, सॉरी गेट का मतलब आपने तो पाना बताया था, लेकिन गेट का एक मतलब और होता है, एक मतलब तो आपने देखा है कि इसका मतलब पाना होता है, एक मतलब इसका, एक अर्थ इसका पहुँचना, कहीं किसी जगह पर जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, तो इसका एक मतलब होता है पहुँचना। तो प्लीज़ का हम रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि इसका कृपया वो मतलब नहीं, मतलब फीलिंग आनी चाहिए कि प्लीज़ गिव मी सम टाइम, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, किसी चीज़ को यानी कि करने के लिए आप टाइम मांग रहे हैं ना, आपको पता है उस चीज़ का कि प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आप इस तरीके से यानी कि मुझे कुछ समय दे दो भाई, ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट सर प्लीज़ गिव मी सम टाइम, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं और वो चेहरे से झलकना चाहिए, आप ये नहीं कह सकते प्लीज़ गिव मी सम टाइम, अब इस तरीके से नहीं, आप रिक्वेस्ट करें तो पोलाइटली बोलना, ठीक है, वो चेहरे से भी होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो मैंने वर्ड लिया है, मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था आपको, एक शब्द है सम टाइम। इस सेंटेंस में देखिए, इसी सेंटेंस में आया है सम टाइम, कुछ समय दे दो, इसी सेंटेंस में है। तो यहाँ पर इस सम टाइम का मतलब यहाँ पर कुछ समय, इसका मतलब ये है, लेकिन बात ध्यान रहे कि ये दोनों शब्दों के बीच में, यानी कि इन दोनों वर्ड के बीच में स्पेस है, तब जाके इसका मतलब ये है। नेक्स्ट, कभी तो नहा लिया करो, कभी तो नहा लिया करो। अब इन दोनों शब्द को, इन दोनों वर्ड को बिना स्पेस के लिखा है, इसका मतलब तो कुछ समय हो गया, देखिए कुछ समय, बट इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है कभी तो, कभी तो
तो यहाँ पर जो इसका मीनिंग है वो है कभी तो। और टेक के बाद आप जानते हैं कि टेक के बाद का मतलब होता है नहाना, तो कभी तो नहा लिया करो, टेक अ बाथ सम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा चेंजेस आया है, सम टाइम्स एस लगा दिया इसमें। ठीक है, इसका मतलब कभी कभी, इसका मतलब होता है कभी कभी। मैं कभी कभी लाइब्रेरी जाता हूँ, तो आई समटाइम्स गो टू लाइब्रेरी। आई समटाइम्स गो टू स्कूल, अगर आप स्कूल जा रहे हैं। आई समटाइम्स गो टू टेम्पल, आप इस तरीके से यूज, मोर एग्जाम्पल, आप इसके मल्टीपल एग्जाम्पल बना सकते हैं। लेकिन इन तीनों का ये अपने आप में एक तीनों वर्ड अलग अलग हैं, ये तीनों के तीनों, इनको इसी सीक्वेंस में इसी तरीके से याद कर लीजिए कि भाई इनका मतलब ये है। ठीक है, समझना यही तो होता है भाई, समझ गए हम इनको कि हाँ ऐसे लिखा है ऐसे लिखा है। क्लास में ऊँगना बंद करो। देखिए जब हम किसी को कहते हैं स्टॉप, यानी कि किसी भी कोई काम चल रहा है उसको रोकने के लिए स्टॉप का हम यूज़ करते हैं, तो स्टॉप तो इसलिए आ गया यहाँ पर। लेकिन इन द क्लास, ये तो सीधी बात है कि क्लास में, क्लास की बात हो रही है, क्लास में, रूम में, ठीक है, जगह पर, कुछ भी यहाँ पर जगह का हम यूज़ या प्लेस का हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन स्टॉप, डूज शब्द होता है, डूज, DOZE, डूज। डूज का मतलब होता है ऊँगना, स्टॉप डूजिंग इन द क्लास। तो इस तरीके से हम इस शब्द का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं स्टेशन पहुँच गया, यहाँ पर सिंपल है कि गेट का मतलब यहाँ पर पहुँचना, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, एक्शन की थर्ड फॉर्म। अब एक्शन क्या बोलता हूँ मैं, एक्शन की थर्ड फॉर्म, एक्शन ये है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप वर्ब जानते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। तो सिंपल है सेंटेंस, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझाने वाला मेरे को लग नहीं रहा। क्या आपने वो न्यूज़ सुनी? देखो जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो, सॉरी नो में दे सकते हैं, उनको हम टाइम वर्ड, क्या कहा, टाइम वर्ड। टाइम वर्ड मतलब जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हो, ये मॉडल वर्ब। तो इस तरीके से हम उनको स्टार्टिंग में लगाते हैं। हम इन जिसको स्टार्टिंग में लगाते हैं ना हेल्पिंग वर्ब को, टाइम वर्ड को, यानी कि इनको मॉडल वर्ब को, तो उनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। देखिए ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपने वो न्यूज़ सुनी, हाँ या ना, आप इसे जवाब दोगे। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, तो अभी तो इसको नहीं बता रहा मैं। ठीक है, हैव यू, देखो इसको, ये होता है हर्ड, HEARD, हर्ड, हियर्ड नहीं होता ये, तो ये होता है हर्ड। हैव यू हर्ड दैट न्यूज़, क्या आपने वो न्यूज़ सुनी? तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो देखिए मैं दोपहर में सोता हूँ, आई टेक अ सियास्ता। ये देखो दोपहर में सोना ही टेक अ सियास्ता होता है। अगर कोई दिन में यानी कि सोता है ना, तो टेक अ सियास्ता, यहाँ पे स्लिप का यूज नहीं करते, वो रॉन्ग होता है भाई। तो आई टेक ए सियास्ता, तो हम इस तरीके से इसका यूज करते हैं। रात में सोना तो गो टू बेड, सॉरी गो टू बेड, ठीक है, सोने जाओ, तो इस तरीके से कहते हैं। लेकिन जब दिन में सोता है कोई तो उसे कहते हैं टेक ए सियास्ता। ठीक है, टेक ए नैप, वो 10-15 मिनट के लिए होता है, टेक ए नैप, 10-15 मिनट के लिए जो सोता है ना इंसान, तो उसको कहते हैं टेक ए नैप, वहाँ पर होता है। देखिए सोने जाओ, गो टू बेड, ये तो इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया। बड़ी बारीकियाँ होती है भाई, इनको समझना होता है। तो नेक्स्ट देखिए, तो 5 मिनट और लूँगा मैं आपकी, ये बहुत ज़रूरी है। देखो मस्ट का तो आपने मतलब सुना है कि भाई ये तो एक मॉडल है, ये क्या है, मॉडल है, मॉडल वर्ब यानी कि क्या है, मॉडल वर्ब। लेकिन इसका एक अपने आप में कि वर्ड भी है, ठीक है, मस्ट का एक अपना भी मतलब होता है, और जिसका मतलब होता है बहुत, असलियत में अ मस्ट होता है, अ मस्ट, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी के सेंस में हम अ मस्ट का हम यूज करते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस है ये,
हमारा, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो इट इज़ अ मस्ट। जैसे एग्जांपल मैंने इसी के लिए हैं इस स्लाइड में, टुडे, देखो सॉरी, आजकल, आजकल को नावेडेज लैपटॉप बहुत ज़रूरी है, तो लैपटॉप इज़ अ मस्ट। आजकल इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, तो अ मस्ट यहाँ पर भी आया है। देखो आजकल पैसे बहुत ज़रूरी है, अ मस्ट यहाँ पर भी आया है। तो मनी इज अ मस्ट, इंग्लिश इज अ मस्ट, लैपटॉप इज अ मस्ट। ठीक है, कुछ भी चीज़ जो है उसको लगाइए और फिर वो चीज़ ज़रूरी है, तो प्रेजेंट की बात करें तो इज़ का हम यूज़ करते हैं। नोवेडेज, आजकल, नोवेडेज, देखो ना तो इसमें स्पेस है और ना इसमें ये विदाउट एस के है। जैसे नो डे, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ये इकट्ठा ही शब्द पैदा हुआ है भाई, नोवे डेज। तो हम, ये इस शब्द का मतलब आजकल होता है। ठीक है, तो इस स्लाइड से आपने समझ में आया होगा कि भाई अ मस्ट का मतलब बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमने आज का अपना लेक्चर ही कंप्लीट किया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ यूनिक तरीके से, कुछ नए वर्ड के साथ में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग।